हम 2 दिन वहाँ रहे। फसी के साथ जो 3 हिंदुस्तानी हिंदू थे वो भी फौजी थे। 2 रहतक के रहने वाले और 1 राजपूताना के किसी गांव का था। उस पार्टी के साथ एक जापानी अफसर था जिसका ओहदा कैप्टन था। एक तर्जुमान के जरिए उस अफसर ने मेरा बाकायदा इंटरव्यू लिया था और मेरी हौसला अफजाई भी की थी। तीसरे रोज़ अलग सुबह हम वहाँ से रवाना हुए। हम फौजी ट्रक में सवार हुए। फसी था, मैं था और 3 हिंदू थे और हमारे साथ 2 जापानी सिपाही भी थे। ड्राइवर भी जापानी था। उनका कैप्टन अगली सीट पर बैठा और हम सब पीछे बैठ गए। वहाँ से रंगून तकरीबन 400 मील दूर था। वो सारा इलाका घना और जंगलाती और कुछ इलाका पहाड़ी और चट्टानी था। जापान की फौज ने दरख्त काट काट कर बाकायदा रास्ते बना दिए थे और जगह लिखी और पक्की सड़क भी मिल गई थी। लेकिन हम रुक रुक कर रंगून की तरफ जा रहे थे। हम अगले मोर्चों से पीछे पीछे जा रहे थे, यानी हम पिछले मोर्चों में से गुजर रहे थे। रुक रुक कर चलने की वजह यह थी कि अमरीकियों के और अंग्रेज़ों के बमबार तैयारे तमाम तर इलाके पर बेपनाह बमबारी कर रहे थे। कोई पता नहीं चलता था कि किस वक्त बमबार आ निकलें और किस जगह बमबारी कर दें। रात को हमें किसी पिछले मोर्चे में रुकना पड़ता था। हम एक जगह ऐसी जगह रुके जहां बहुत रौनक थी। रौनक का मतलब यह है कि वहां फौजियों की तादाद ज़्यादा थी, कि ये बहुत बड़ा सप्लाई डंप था। वहां तेल पेट्रोल का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। खैमे भी लगे हुए थे और ज़मीन दोज़ जगह भी बनाई हुई थी। हमें रात भर के लिए एक खैमा दे दिया गया जो एक गहरे खड्ड के ऊपर लगा हुआ था। सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले मैं और फसी वैसे ही बाहर निकले। ट्रक के सफ़र ने जिस्म तोड़ डाला था। हम ज़रा सैर व तफरी करना और कुछ पैदल चलना चाहते थे। हमने पिछले मोर्चों में 3-4 जगहों पर जवान लड़कियां घूमती फिरती देखी थी। ये लड़कियां इन इलाकों की थीं जिन पर जापानी फ़ौज का कब्जा हो गया था। मैं पिछले एक बाब में उन लड़कियों के मुतालिक तफसीलात पेश कर चुका हूँ। उसके बाद एक ताज़ा खबर मिली थी जिसका मैं ख़ास तौर पर हवाला देना चाहता हूँ। जापानी फ़ौज को ये इजाज़त थी कि वो मफतूहा इलाकों में से अपनी पसंद की लड़कियां अपने साथ तफरी तबाह के लिए रख लें। उन लड़कियों को आगे तक ले जाते और अपने साथ रखते थे। गुज़िश्ता बरस यानी आधी सदी बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने जापान से कहा था कि उसकी फ़ौज ने जंग अज़ीम में जिन लड़कियों को तफरी के लिए अपने साथ रखा था और उन्हें पूरी फ़ौज की दाश्ताएँ बना दिया था, जापान उनके लवाहिकीन से बाकायदा माफ़ी मांगे और उन्हें मुआवजा अदा करे। पहले तो जापान की हुकूमत पसो पेश करती रही, लेकिन जब दुनिया भर की अक़वाम ने दबाव डाला तो जापान की हुकूमत में बाकायदा माफ़ी मांग ली और ये भी इंकशाफ हुआ कि ऐसी बदकिस्मत लड़कियों की तादाद 2 लाख थी। ये वो लड़कियां थीं जो जापानी फ़ौज के साथ साथ रहीं या रखी गईं। उनके अलावा बदकिस्मत लड़कियां भी थीं जिनके साथ फ़ौजियों ने इज्तमाई ज़्यादती की और वो मर गईं। ताज़ा खबर यह है कि उनके 2 लाख लड़कियों में से आज 1000 जिंदा हैं और या तो 1000 के एड्रेस मालूम कर लिए गए हैं। ये तो अब ज़ईफ़ुल उमर हो चुकी होंगी और जिनके एड्रेस नहीं मिले वो ना जाने कब और कहाँ दुनिया से उठ गई होंगी। जापानी जब पसपा हुए थे तो उन लड़कियों को जंगलों में भटकता छोड़ गए थे। जाहिर है वो भूख और प्यास से मर गई होंगी या दरिंदों की खुराक बन गई होंगी, या अगर वो वापस आए भी तो बाज़ में तो खुदकुशी कर ली होगी और बाज़ बीमार होकर मर गई होंगी। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा। मैंने जापानियों की शुजाअत के जज्बा हुब्बुल वतनी की फ़र्ज़ की लगन के मुज़ाहरे अपनी आँखों देखे हैं। जापानी फ़ौजी हो या शहरी, वो अपने वतन और अपने बादशाह का रूहानी तौर पर वफ़ादार था। वो वतन और बादशाह के नाम पर अपनी जान देने को बहुत बड़ा एजाज़ समझते थे। वो कहते थे कि उनकी जानें अपने वतन और बादशाह की अमानत हैं। उन्हें देखकर मुझे खुलफाए राशिदीन के ज़माने के मुसलमान याद आ जाते। रूमियों और ईरानियों की हैबतनाक जंगी ताकत का दमखम हमारे मुजाहिदीन ने तोड़ा और उन ताकतों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। तारीख़ गवाह है कि कुफ़ार के 1.5 लाख के लश्कर को 40,000 और 50,000 मुजाहिदीन ने शिकस्त दी। ये कैसे मुमकिन हुआ? शौक़े शहादत से और ये नज़रिया या अक़ीदा कि हमारी जानें अल्लाह की अमानत हैं और ये हमें इस्लाम के नाम पर अल्लाह की राह में कुर्बान करनी है। तारीख़ इस्लाम का वो बाब पढ़कर देखें, इंसान की अकल दंग रह जाती है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तारिक बिन ज़ियाद, साद बिन अबी वक़ास, मुसन्ना बिन हारसा, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अयूबी, सुल्तान महमूद गज़नवी और उन जैसे बेशुमार फ़र्जंदाने तौहीद उनको कुफ़ार भी ख़राज तहसीन पेश करते हैं। मैंने वही जज्बा जापानी फ़ौजों में देखा है। लेकिन क्या वजह हुई कि जापानी उस जज्बे के बावजूद और जंगी ताकत होने के बावजूद शिकस्त खा गए? सिर्फ इसलिए कि जो इलाका उन्होंने फ़तह किया वहाँ घर घर की तलाशी लेकर नौजवान औरतों और खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। मैं जिन मुजाहिदीन इस्लाम का जिक्र कर रहा हूँ ये शेवा उनका नहीं था। उन्होंने तो मफतूहा इलाके की औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उनकी इज़्ज़तों की रखवाली की।
किसी को कोई लड़की अच्छी लगी तो उसके वारिसों की रजामंदी से उसके साथ बाकायदा निकाह पढ़ाया। जापानी इस मामले में उलट निकले। ये हकीकत है कि जिस कौम ने, जिस फौज ने और जिस इंसान ने औरत को इस तरह तफरीह का जरिया बनाया कि उसे ज़बरदस्ती अगवा करके खिलौना बना लिया, वो कौम, वो फौज और वो इंसान तबाह बर्बाद हुआ। मैंने जापानियों के पसपाई की कुछ और वजूहात पेश की हैं, लेकिन यह मेरा ज़ाती ख्याल है कि जापानियों की शिकस्त की असल वजह यही थी कि वो औरत को माले गनीमत समझकर उसे खिलौना बना लेते और तोड़ फोड़ कर फेंक देते थे। मैं जिक्र कर रहा था उस जगह का जहाँ बहुत ही रौनक थी। मैं और फसी ज़रा सैर व तफरी के लिए शाम से कुछ पहले बाहर निकले। हर तरफ जापानी फ़ौज नजर आ रही थी। उनमें से बाज़ हमें देख कर मुस्कुराते थे। वो जानते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं और जंगी कैदी नहीं, बल्कि INA में शामिल होकर उनके भाई बन गए हैं। हमने वहाँ लड़कियों की तादाद कुछ ज़्यादा ही देखी। हम पीछे भी जहाँ जहाँ रुके वहाँ भी लड़कियाँ देखीं। उनमें बेशतर ऐसी थीं कि जिनके चेहरों पर उदासी और मजलूमियत के तासुरात बड़े ही वाज़िया थे। बाज़ ऐसी भी देखीं जो हमें देखती थी तो उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती थी। उनमें ज़्यादातर मशरिक़ बईद की मफतूहा इलाकों की थीं। बर्मी हो या इंडोनेशियन या मलाई, उनके क़द व ख़ाल तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। उनमें हमने 3-4 हिंदुस्तानी लड़कियां भी देखीं। उन्हें जापानियों ने रंगून से अगवा किया होगा। बर्मा में रंगून ही एक ऐसा शहर था जहां का कारोबार हिंदुस्तानियों के हाथों में था। ये मैंने पहले बयान किया है कि रंगून में बेअंदाज हिंदुस्तानी थे, जिनमें पंजाबियों की तादाद ज़्यादा थी। 2 जवां साल लड़कियां एक तरफ से खरामा खरामा चली आ रही थीं। वो शायद हमें देख कर मुस्कुरा उठी थी। उनके चेहरे बताते थे कि वो हिंदुस्तानी हैं। दोनों गोरे रंग की और कशिश वाली लड़कियां थीं। दोनों के बाल कटे हुए थे। उन्होंने जापानियों की फौजी वर्दी वाली पतलूनें पहन रखी थी और फौजी कमीजें पतलून के अंदर की हुई थी। इस लिबास पर तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती थी। उनके अंदाज से और उनके मुस्कुराहट से पता चलता था कि ये जापानी फ़ौज में मुलाजिम है और उन्हें कोई गम और कोई फिक्र नहीं। हमारे कदम सुस्त पड़ गए क्योंकि उनके अंदाज से मालूम होता था कि जैसे वो हमारे साथ बात करना चाहती हों। तुम दोनों हमारे घराई मालूम होते हो, एक लड़की ने हंसते हुए कहा और पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? हम दोनों ने उसे बताया कि हम कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और फिर उससे पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है। अमृतसर, उसने जवाब दिया। मैं सिख हूँ। मैंने दूसरी से पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है। इलाहाबाद, उसने जवाब दिया। मैं हिंदू हूँ। तुम दोनों को यहाँ देखकर अफसोस हुआ। फसी ने कहा, अफसोस इस पर भी आता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान करीब होता तो हम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाते। मैंने कहा, तुम बहुत बुरे जाल में फंसी हुई हो। दोनों हंस पड़ी। दोनों कुछ कुछ नशे में मालूम होती थी। नशा शराब का ही हो सकता था। हम दोनों को कोई अफसोस नहीं, अमृतसर वाली लड़की ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। हम दोनों को एक एक अफसर मिल गया है। हम पर कोई जुल्म और कोई जबर नहीं होता। क्या तुम इस जिल्लत में खुश हो? मैंने पूछा और कहा, तुम अकल वाली लड़की हो। तुमने अच्छा किया कि इस जिल्लत को कबूल कर लिया है और इसी में खुश हो। वो दोनों हंसी मजाक के मूड में थी। उनके अंदाज से यूं मालूम होता था जैसे पिकनिक पर आई हुई हों या उनके अपने खामिंद उन्हें यहाँ सैर व तफरी के लिए लाए हों। फसी भी जिंदा दिल आदमी था और मेरी अपनी फिक्र भी कुछ ऐसी ही थी। हमने लड़कियों के साथ बेतकल्लुफी से हंसी मजाक शुरू कर दिया। दोनों हमारी बातों से लुत्फानंदोज हो रही थी और मैं हैरान हो रहा था कि ये दोनों जापानियों के पास इतनी खुश क्यों हैं। यूं लगता था जैसे उनकी बाकायदा ब्रेन वॉशिंग की गई हो। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि इंसान क्या है और इंसान एक गहरे समुंदर की मानिंद है। पस्ती को कबूल कर ले तो पस्ती ही में उतरता चला जाता है और खुश रहता है, और अगर अजमत की तरफ उठने लगे तो ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे डालता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। औरत के मुतालिक ये जो कहा जाता है कि औरत की फितरत इतनी गहरी है कि उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, गलत नहीं। फसी ने अमृतसर की उस सिख लड़की से कहा कि सिख तो बड़े गैरत वाले होते हैं और तुम एक जापानी अफसर की दाश्ता बनकर खुश हो। कौन से जलंधर के रहने वाले हो? सिखनी ने पूछा। तुम सिखों के इलाके में रहते हुए शायद नहीं जानते कि एक सिख शादी करता है तो उसके भाई जितने भी हों वो उसकी बीवी को अपनी बीवी बना लेते हैं। एक भाई की बीवी तमाम भाइयों पर जायज़ होती है। हम दोनों जानते थे कि यह सिखों का रिवाज है कि एक भाई की बीवी तमाम भाइयों की बीवी होती है। तमाम भाई शादीशुदा हों तो वो एक दूसरे की बीवी को अपने आप पर हलाल समझते हैं। सुना है आजकल नई रोशनी के सिख इस रिवाज को ख़त्म कर रही हैं, लेकिन यह रिवाज ख़त्म नहीं हुआ। सिखों के देहाती इलाके में अभी तक चलता है। मैं तुम्हारी हैरत अभी रफा कर देती हूँ, सिखनी ने ठेठ पंजाबी जबान में कहा। ये एक वाकई हैरान होने वाली बात है कि मैं इन जापानियों के साथ खुश हूँ, लेकिन एक बात पर गौर करो। तुम मुझे देख रहे हो, क्या मैं कोई गोरी चिट्टी और खूबसूरत लड़की नहीं?
अगर मैं अपना खामिन तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं तो फिर तुम खुद क्या है उठोगे कि नहीं, तुम इन जापानियों के पास रहो। मैं अमृतसर के एक सिख घराने में पैदा हुई थी, लेकिन सिख मुझे अच्छे नहीं लगते थे। वो इसलिए कि सर के बाल लपेट कर रखते हैं और ऊपर इतनी बड़ी पगड़ी बांधी होती है, कई कई दिन सर के बाल धोते ही नहीं। उनके बालों से बदबू आती है, उनके जिस्म से भी बदबू आती है। मेरी शादी जिस सिख के साथ कराई गई वो सांवले नहीं बल्कि काले स्याह रंग का है। उसकी दाढ़ी आंखों के करीब से शुरू होती है और दूर नीचे तक चली गई है। उसका चेहरा तो नजर आता ही नहीं, गंदा इतना कि 2-2 हफ्ते सर के बाल नहीं धोता, और उसके सर में जुएं पड़ी रहती हैं, और रुके हुए पसीने की जो बदबू है वो उसकी माँ बर्दाश्त कर लेती होगी, मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे ससुराल का कारोबार बड़े अरसे से रंगून में था। मेरा खामिन मुझे रंगून ले आया, तब मुझे पता चला कि ये तो बड़े अमीर कबीर लोग हैं। लेकिन मुझे दौलत का कोई लालच नहीं था। यहाँ मेरे खामिन के 2 भाई थे। उन्होंने मुझे देखा तो एक ने कहा कि लड़की तो बड़ी प्यारी ले आया है। मैं पहले ही गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। मैंने सहन में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि मैं जिसकी बीवी हूँ उसी की बीवी बनूंगी और कोई दूसरा मेरे करीब ना आए, वरना मैं किसी का सर फोड़ दूंगी। दोनों भाई हंस पड़े। मैं उनकी हंसी समझ गई, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरे खामिन में दूसरी बुरी आदत यह थी कि देसी और सस्ती शराब पीता था। उस शराब की बदबू ऐसी थी कि मुझे उबकाइयाँ आने लगती थीं। 2-3 दिनों के बाद मेरे खामिन के भाइयों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती शुरू कर दी। मैं गालियाँ बकती रही या कभी रो पड़ती, लेकिन तीनों भाई मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। इस सारे घर में मुझे सिवाय बदबू के और कुछ नहीं मिलता था, या ये हैवानों वाला सलूक था जो मेरे साथ हो रहा था। 6-7 महीने ही गुजरे थे कि ये खबरें कानों में पड़ने लगीं कि जापान की फौज इलाकों पर इलाके फतह करती हुई बड़ी तेजी से चली आ रही हैं। लोगों ने रंगून से भागना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा खामिन और उसके भाई इतना अच्छा कारोबार जो उन्हें खुली दौलत दे रहा था, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यहीं रहने का फैसला कर लिया और एक रोज जापानी रंगून में आ गए। रंगून में रहने वाले बर्मी खुश थे कि अंग्रेज चले गए हैं और जापानी आ गए हैं। यहाँ के लोग जापानियों को बहुत पसंद करते थे। हिंदुस्तान के जो लोग भाग सके वो भाग गए और बर्मियों ने उनके घरों को लूट लिया। फिर ये शोर उठने लगा कि जवान लड़कियों को घरों में छुपा लो, क्योंकि जापान के फौजी लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। बर्मियों को ये गलत फहमी रही कि उन्होंने जापानियों की मदद की है, इसलिए जापानी उनकी बहू बेटियों पर हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन जापानियों को जहां कहीं खूबसूरत लड़की नजर आई, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये बर्मी है, हिंदुस्तानी है या किसी और मुल्क का। वो उसे साथ ले गए। मेरा खामिन और उसके भाई मुझे छुपा कर रखते थे, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा खराब हुआ कि जूं ही वो सब बाहर जाते, मैं बाहर निकलकर गली में खड़ी हो जाती और एक रोज जापानी मुझे भी अपने साथ ले गए। पहली पहल तो मैं अपनी इस गलती पर बहुत पछताई कि मैं क्या कर बैठी हूँ। कुदरत ने मुझे जो खूबसूरती दी थी और इतना अच्छा जिस्म दिया था, ये मेरे लिए एक मुसीबत बन गया। आखिर एक रोज एक अफसर ने मुझे देख लिया और वो अपने साथ ले आया। अब इतने अरसे से उसी अफसर के साथ हूँ। फ़र्क सिर्फ यह है कि इसके साथ बाकायदा शादी नहीं हुई, लेकिन हमने एक दूसरे को मियाँ बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया है और मैं बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। खाने को बहुत अच्छा मिलता है और जापान की बेहतरीन शराब पीती हूँ। मैं और फसी बार बार एक दूसरे की तरफ देखते थे। फसी भी शायद मेरी तरह यही सोच रहा था कि ये खूबसूरत लड़की देखने में तो इंसान लगती है, लेकिन मुकम्मल हैवान है या हैवान बना दी गई है। सिखनी जब अपनी वारदात सुना रही थी तो उसकी साथी इलाहाबाद की हिंदू लड़की यूं बार बार हंसती थी जैसे कोई बच्चा बड़ी दिलचस्प और मजाहिया कहानी सुन रहा हो। मैं उससे पूछने ही लगा था कि वो इतनी खुश क्यों है, लेकिन सिख लड़की ने उसकी वारदात भी सुना दी, जो इस तरह है कि उसका बाप हिंदुओं की तरह पैसे का पुजारी था। उसने एक बूढ़े हिंदू ताजिर से खासी रकम लेकर अपनी इस खूबसूरत और नौजवान बेटी को उसके साथ ब्याह दिया था। ये बूढ़ा अमीर कबीर ताजिर था और उसका बिजनेस रंगून तक पहुंचा हुआ था। कुछ अरसा रंगून में गुजारा करता था। उनके यहाँ औरत की हैसियत एक खरीदी हुई लोंडी जैसी होती है। लड़की नौजवानी में ही अगर बेवा हो जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, बल्कि उसे सारे खानदान के लिए मनहूस करार देकर अलग फेंक दिया जाता है। लेकिन हिंदू मर्द बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए, वो एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर सकता है। बर्मा पर जापान की फौज के हमले से चंद महीने पहले ये बूढ़ा हिंदू ताजिर रंगून आया और अपनी नई दवेली और नौजवान दुल्हन को भी ले आया। ये लड़की उस बूढ़े की खातिर खिदमत करती रही, लेकिन उस बूढ़े ने लड़की की कोई खिदमत ना की, बल्कि उसे पैसे का मोहताज रखा, क्योंकि वो बहुत ही कंजूस था। तसव्वुर किया जा सकता है कि यह लड़की किस तरह जिंदगी के शबो रोज गुजारती होगी। आखिर जापान की फौज उसके लिए निजात का पैगाम लेकर आई। उस हिंदू ताजिर ने रंगून से भागने का इरादा किया था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई न था।
और फिर भागने का वक्त गुजर गया। एक रोज उस लड़की को 2-3 जापानी फौजियों ने देख लिया और उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। उसका अंदाज सिख लड़की जैसा नहीं था जो खुद बाहर गली में खड़ी हो जाती थी। ये हिंदू जब जापानियों के हाथ चढ़ी तो वो बहुत रोई और बहुत तड़पी। इसके साथ जापानी फौजियों ने हैवानों और वहशियों जैसा सलूक किया। आखिर एक रोज एक जापानी अफसर ने उसे देखा तो अपने साथ ले आया। सिख लड़की की तरह उस जापानी अफसर ने भी हिंदू लड़की को बगैर शादी किए बीवी बना रखा है। उस हिंदुआनी ने हमें बताया कि उसका अफसर कहता है कि वो उसे अपने साथ जापान ले जाएगा। ये थी वजह उन दोनों लड़कियों की खुशी की। दोनों हर तरह मुतमईन थीं और एक रोज जापान चले जाने के ख्वाब देख रही थीं। एक रोज हम रंगून पहुंच गए। हमारा ट्रक एक 2 मंजिला इमारत के सामने रुका। ये जापान की फौज ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। उसी में इंटेलिजेंस का दफ्तर भी था। उस इमारत के पीछे छोटे छोटे कमरे थे। हमें उन कमरों में भेज दिया गया। मैं और फसी एक कमरे में चले गए जिसमें 4 पाई और 1 मेज और 2 कुर्सियां रखी थी। बर्मा का शहर रंगून, जिसकी मैंने बहुत बातें सुनी थी, बहुत अच्छा और खूबसूरत शहर था। उसमें ट्रामें चलती थीं और सड़कें कुशादा थी, मगर अब उस खूबसूरत और बड़े शहर पर कहर बरस रहा था। जापानियों ने तो उस शहर पर बमबारी और तोपों की गोलाबारी के बगैर ही कब्जा किया था, लेकिन अब अमेरिका और बरतानिया के बमबार जहाज उस पर जालिमाना बमबारी कर रहे थे। शहर बुरी तरह तबाह हो रहा था। जापानियों में भगदड़ मची हुई थी। रंगून में हम 3 दिन रुके रहे, लेकिन ना दिन में चैन और ना रात को नींद। हर रोज बम गिरते और फटते रहते और ये खौफ हर लम्हा दिल को गिरफ्त में लिए रखता था कि एक बम उस इमारत पर गिरेगा और हम सब उसके मलबे तले दब कर मर जाएंगे। फसी मुझे अकेला छोड़कर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में चला जाया करता था। एक सुबह वो हस्बे मामूल गया, लेकिन फौरन ही वापस आ गया। उसने ये खुशखबरी सुनाई कि हम आज ही एक बोट के जरिए मलाया के एक बड़े शहर कुआलालंपुर या सिंगापुर जा रहे हैं। उससे थोड़ी ही देर के बाद हमारा जापानी अफसर आ गया और उसने कहा कि फौरन निकलो और ट्रक में बैठो। मुझे जापानी वर्दी दी गई और एक राइफल और एम्यूनिशन भी दिया गया और उसके अलावा कुछ और सामान जो इन्फेंट्री के एक सिपाही के पास होता था मुझे दिया गया। मैंने अपनी वर्दी और जूते वहीं फेंक दिए और जापानी फौज का बाकायदा सिपाही बनकर ट्रक पर सवार हो गया। ट्रक हमें बंदरगाह पर ले गया जहां वो गन बोट खड़ी थी जिसने हमें लेकर जाना था। वहां तो हर काम बड़ी जल्दी में हो रहा था। हमें देखते ही गन बोट वालों ने जबानों से और हाथों के इशारों से कहना शुरू किया कि फौरन बोट में सवार हो जाओ। वक्त बहुत कम है। उनकी ये जल्दबाजी बता रही थी कि हालात इमरजेंसी वाले हैं, 1 मिनट भी जाया नहीं करना। हम सब गन बोट में चले गए। गन बोट एक बड़े साइज की लॉन्च थी जिसके चारों तरफ मशीन गन्नें लगी हुई थी और उनमें 4 इकट्ठी मशीन गन्नें एक साथ फिट की हुई थी जो तैयारा शिकन गन्नें थी